नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी देश में मुसलमानों से नफरत का ऐसा माहौल बना रही है जिसमें अब लगता है कि सारी हदें पार हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि अभी 2 दिन में होली पड़ने वाली है और होली में जिस दिन रंग खेला जाएगा उसी दिन जुम्मा भी है, यानी शुक्रवार को होली का रंग खेला जाएगा और जुम्मे की नमाज भी अता की जाएगी। तो अभी इस समय यूपी से शुरू हुआ यह विवाद अब बिहार तक पहुंच चुका है और न केवल यूपी बिहार बल्कि देश के कई हिस्सों में इस समय मुसलमानों के खिलाफ एक से बढ़कर एक बेतुके बयान देने की बीजेपी नेताओं में ऐसा लग रहा है कि होड़ मची हुई है और पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी ऐसी कोशिश क्यों कर रही है ये समझना कठिन नहीं है। हमेशा से बीजेपी का एजेंडा यही रहा है कि इस देश में हिंदुत्व का परचम लहराए और किसी भी तरह अल्पसंख्यकों को दबाकर रखा जाए, उनको बार बार ये बताया जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है और अगर वो इस देश में रहते हैं तो उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना पड़ेगा। ऐसा माहौल बीजेपी ने हमेशा बनाने की कोशिश की और जब से लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और उसके बाद जिस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और जो थोड़ी बहुत कसर बची रह गई थी इस सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने में, उसमें जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो उसके बाद तो शायद बीजेपी संघ और तमाम दक्षिणपंथी लोगों को ये लगने लगा कि अब देश में वाकई उन्हीं का राज है और जो ये देश है केवल उन्हीं का है। इस तरह से अब ये लोग व्यवहार करने लगे हैं और इस समय जिस तरह से होली को लेकर बयान दिए जा रहे हैं और उसमें एक डर कायम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अपने त्योहार पर दूसरों को डराना ये कौन सा धर्म इसकी शिक्षा देता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को अब शायद इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि मुसलमानों से नफरत करते करते क्या ये लोग अब इतने आगे निकल गए हैं कि अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि होली आप जानते हैं रंगों का त्योहार है, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने वाला त्योहार है। इस दिन सब यही कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, यानी कि हम जितनी बातें अगर हम किसी से हमारी बात से किसी को बुरा भी लगा तो सब वो बातें भूल जाएं और होली की खुशियां ले, उसके रंगों में रंग जाएं। ये बातें होली पर होती हैं, लेकिन अब बीजेपी जो है वो नफरत में इतनी अंधी हो चुकी है, बीजेपी के लोग इतने उन्मादी हो चुके हैं कि वो होली के रंग में नफरत का रंग घोलने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल होली ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान देने की होड़ लग रही है और ये पूरा सिलसिला ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर संविधान को खत्म करने की बीजेपी जो है वो पिछले दरवाजे से या चोर दरवाजे से घुसकर संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अभी जिस तरह छावा पिक्चर के आने के बाद जिस तरह से छत्रपति शिवाजी का महिमा मंडन हो रहा है वो तो एक बात है, लेकिन उसमें औरंगजेब को पूरी तरह विलन बताकर और अब उसमें भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा, तो अब उनकी कब्र को लेकर तमाम ऊटपटांग बयान आ रहे हैं। इधर यूपी में बीजेपी विधायक केतकी सिंह, उन्होंने यहां तक मांग कर दी कि अब जो अस्पताल बन रहा है बरेली में वहां पर उसमें एक अलग वार्ड मुसलमानों के लिए बनाया जाए, क्योंकि अगर उनको हमारे साथ रंग खेलने से दिक्कत है तो फिर उनको इलाज कराने से भी दिक्कत होगी। तो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। वहीं यूपी के एक और मंत्री है रघुराज सिंह, उन्होंने तो ये कह दिया कि आप तिरपाल का हिजाब है और उसके बाद बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जी हम तो मोदी के हिसाब से चलते हैं, मोदी की विचारधारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और हम वही काम कर रहे हैं। तो किस तरह से बीजेपी के नेता मोदी की बात को झुठला रहे हैं और खुद मोदी भी कहते क्या हैं करते क्या हैं ये भी सबको नजर आ रहा है। एक तरफ वो कपड़ों से पहचानने की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ जब शेख आते हैं भारत तो उनके वो गले भी मिलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मोदी के भी कथनी और करनी का अंतर है जो इस देश के लोगों को देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के नेता नफरत फैला रहे हैं। हालांकि खुशी की बात यह है, उम्मीद की बात यह है कि इस समय विपक्ष जो है वो बीजेपी की इन सारी चालों को नाकाम करने की न केवल कोशिश कर रहा है बल्कि एक कदम आगे बढ़कर सीधे चुनौती भी दे रहा है कि आप अपनी कोशिश में कामयाब होने की अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कोशिश में कामयाब होगे तो हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, मुसलमानों की रक्षा हम करेंगे। ये दावा विपक्ष जो है वो ठोक कर रहा है। और अभी तेजस्वी यादव का कल का ये जो बयान है काफी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में बात की वो अंदाज जो है अब बीजेपी नेताओं को बहुत खटक गया और उसके बाद अब उनकी भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो अभी किस तरह से पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, किस तरह संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
अब नंदू जी, एक तरफ होली का दिन, दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र, तीसरी तरफ इलाज की बात, ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, और चौथी तरफ भारत और इंडिया का एक नया विवाद खड़ा करना और उसको उसमें भी ध्यान भटकाने की कोशिश। ये सारे विवाद जो इस समय एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं, बजट का दूसरा हिस्सा, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा अभी चल रहा है और उसमें बीजेपी किस तरह घिरी हुई है सदन में, ये साफ साफ नजर आ रहा है। कल हम लोगों ने चर्चा की कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के मसले पर वो चर्चा नहीं चाहती कि फर्जी वोटर लिस्ट किस तरह से तैयार हुई, उस पर वो चर्चा नहीं चाहती। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी मनमानी कर रही है, परिसीमन का विवाद है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विवाद है, किसानों का मुद्दा है, तमाम तरह की बातें हैं जिन पर बीजेपी घिरी हुई है। ऐसे में ये जो होली को लेकर और जो बाकी जो बेतुकी बातें मुसलमानों के खिलाफ होनी शुरू हो गई हैं, तेजी आ रही है उनमें, क्या लगता है आपको, क्या ये सब किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या मोदी ये चाहते हैं कि असल मुद्दों पर लोग बात ही न करें और केवल भटकते रहें? क्या लगता है आपको? देखिए समित्रा जी, असल में ये तो शुरू से बीजेपी की रणनीति रही है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और हिंदू मुसलमान के मुद्दे करके और देश को इस तरीके से बांटा जाए ताकि लोग असली समस्याओं पर बात ही नहीं कर पाएँ। बीजेपी समित्रा जी जब विपक्ष में थी तब ये समझा जाता था कि इनको चूंकि सत्ता हासिल करनी है तो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और सत्ता हासिल करने के लिए इस तरीके से ये समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्ता हासिल होने के बाद और छप्पर फाड़ बहुमत मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का ये दुष्चक्र जो है वो रुका नहीं किसी तरीके से, और बल्कि और ज़्यादा बढ़ता चला गया। और अब देखने में ये आता है समिता जी कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ इस तरीके का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, वहाँ ये ज़्यादा करते हैं। पिछले तो एक रिपोर्ट भी आई थी, हम लोगों ने उसमें चर्चा भी की थी कि किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में हेट स्पीचेस की घटनाएं जो थी वो बढ़ गई और 76% तक जो थी वो घटनाएं जो थी वो अकेले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुई, पूरे देश भर में जो हुआ। तो ये आया था सिर्फ 1 साल की घटनाओं की उससे वो चर्चा थी, तो उस पर हम लोगों ने पूरा एक कार्यक्रम किया था, खरी खरी में ही किया था समिता जी, आपको याद होगा। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं समिता जी, इसके पीछे असल में 2 मकसद साफ तौर पर नज़र आते हैं। एक तो जिस तरीके से देश बेचो कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उस पर लोगों को सूचनाएं मिलने नहीं पाएँ और जनता इस पर कोई सवाल नहीं उठा पाए, और ये ना हो कि अगर आपको जनादेश मिला भी है तो देश बेचने के लिए आपको जनादेश नहीं मिला है। अगर आपको वोट मिले हैं, जनता ने वोट दिए भी हैं, तो वो आपको देश बेचने के लिए वोट नहीं दिए, वोट इसलिए मिले आपको कि आप देश को चलाएं और ठीक से देश को चलाएं। तो यहाँ तो देश बेचने का काम हो रहा है। उधर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार हमले किए भारत के ऊपर, और आखिर में तो उसने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कह दिया ट्रंप ने कि नरेंद्र मोदी और भारत को मैंने एक्सपोज कर दिया है, नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, और वो उन्होंने टैरिफ हटाने की बात कर ली है। अब उस पर आज मनीष तिवारी ने सदन में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दिया कि इस पर चर्चा हो कि भाई ये टैरिफ क्या आपने कम कर दिए, चूँकि ट्रंप कह रहा है कि हमने भारत को बेनकाब कर दिया और नरेंद्र मोदी झुक गए। तो ना तो नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रंप के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया आई और ना कोई प्रतिक्रिया जो है वो भारत सरकार की तरफ से इस पर आई कि ट्रंप ने क्या कहा। तो समिता जी, असली मुद्दों पर चर्चा नहीं हो और लोग हिंदू मुसलमान के नहीं मसलों में उलझे रहें, ताकि देश बेचने का काम जो है वो सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी करती रहे, इसलिए इस तरीके की बातें सब की जाती हैं समिता जी। जी बिल्कुल, और देश को बेचने का काम मोदी कितनी तेजी से कर रहे हैं ये समझना भी कठिन नहीं है। पिछले 11 साल के आंकड़े अगर उठा के देख ले तो एक भी सार्वजनिक निकाय की स्थापना नहीं हुई, उल्टे जो भी कुछ थे वो सब बेच दिए गए, और बहुत सारे लोगों को भी नहीं, 1-2 लोगों के हाथों में ही सारी संपत्ति जा रही है, जिस पर राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी इसी बात को लेकर भारत जोड़ो यात्रा भी करते हैं कि कैसे देश से नफरत, बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो, लेकिन राहुल गांधी को ही उल्टा निशाना बनाया जाता है। और इस समय तेजस्वी यादव बिल्कुल इसी अंदाज में बात कर रहे हैं, तो अब तेजस्वी यादव को निशाने पर लेने की शुरुआत हो चुकी है। कल तेजस्वी यादव ने एक जरूरी बयान दिया था, उसको सुनते हैं, उसके बाद ये सुनते हैं कि तेजस्वी की बात पर किस तरह खुद हरिभूषण ठाकुर जो हैं वो भड़क गए और उन्होंने कितने निम्न स्तर पर जाकर तेजस्वी यादव को के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सुन लेते हैं पहले तेजस्वी यादव को, फिर हरिभूषण ठाकुर को। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना,
भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है ये। हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में। पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए। सीधा प्रहार है नीतीश कुमार पर, और वाकई बात सच है कि जो बात नीतीश कुमार को करनी चाहिए थी, जो बोलना चाहिए था, जिस तरीके से मुसलमानों को एक एहसास कराना चाहिए कि आप हमारे राज में सुरक्षित हैं, वहां पर नीतीश कुमार चुप है और तेजस्वी यादव ने वो जिम्मेदारी उठा ली। और जिस अंदाज में उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि आज इसी अंदाज की शायद जरूरत भी है, क्योंकि बीजेपी के लोग जब आप धमकाने पर आते हैं और हमारे घर पर कोई आक्रमण करता है तो सामने वाला भी उसी तरीके से फिर जवाब देता है, बराबरी से। लेकिन तेजस्वी यादव का ऐसा कहना बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग गया है, खास तौर पे जिनके लिए कहा गया हरिभूषण ठाकुर। उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं। उसके बाद बीजेपी के एक और सांसद है रवि किशन, उन्होंने तो बिल्कुल ही विपक्ष पे सारा ठीकरा फोड़ दिया। और रवि किशन जो सवाल उठा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि अपने सांसदों से ही उनको ये बातें पूछनी चाहिए। पर पहले सुनते हैं कि हरिभूषण ठाकुर ने क्या कुछ कहा। उनके पिताजी, उनके बाप बोलते थे कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। उनके बाप बोलते थे कि बाबरी ढांचा में सारा बिहार का लोग चला जाएगा, जेल जाएंगे तो खून की नदियां बह जाएगी। समझे नहीं? दायरे में रहते तेजस्वी जी। यहाँ दायरे में रहने की बात तो बोल दी और बाप की बात भी ले आए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी उसी अंदाज में बोला था। लेकिन यहाँ पर कोई झारखंड की तो बात हो नहीं रही थी, ना लालू जी के जेल जाने की बात हो रही थी। जो मुद्दा था उस पर तो ये कुछ नहीं बोले। लेकिन रवि किशन ने जो कुछ कहा है उसको सुनते हैं। अमलेंदु जी, फिर आपका जवाब चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बातों को सुनकर। सुन लेते हैं रवि किशन को। आपका राज है क्या? अरे यार, ये लोग कहाँ होली खेले हो, खेलने दीजिए। क्या ये सब में नहीं करना चाहिए, प्रेम से चलता है। हम समझ रहे हैं बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अभी से भय है कि पूरी तरह से सपा हार रही है, तो ये सब ये लोग बवंडर कर रहा है। इतने सालों से होली आ रही थी, कब तभी कुछ नहीं हुआ, सब प्रेम से चल रहा है। ये अचानक विरोधी पक्ष ही कर रहा है। ये जो कुछ भी गड़बड़ी बातें होती हैं विरोधी पक्ष द्वारा होती है, और वहां पर उनका चुनाव है। बिहार में उनको पता है कि बिहार में बहुत बुरी स्थिति होगी। भाजपा वहां सरकार बना रही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और वो तीसरी चौथी बार वो मुख्यमंत्री, पांचवी बार बने, पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? मतलब यहाँ तो वो ऐसा बोल रहे हैं मानो संभल के जो मैंने यूपी में शासन बीजेपी का है या बिहार में शासन बीजेपी का है, क्योंकि बयान तो बीजेपी नेताओं की तरफ से आए। संभल के जो सीईओ अनुज चौधरी, उन्होंने जो कहा तो योगी उस पर कहते हैं कि वो पहलवान है, इसी अंदाज में बात करेंगे। मतलब वहां पर उनको बात गलत नहीं लग रही। रघुराज सिंह ने भी अभी वही बात कही। क्या कहेंगे रवि किशन के इस बयान पर? एक तो रवि किशन शर्मिष्ठा जी बहुत दिव्य व्यक्ति हैं। उनका एक वीडियो देख रहा था, वो किसी टीवी चैनल पर थे, तो बता रहे थे कि उनके 4 बच्चे हो गए हैं तो कांग्रेस की वजह से हो गए हैं। ये बता रहे थे कि अगर कांग्रेस जो थी पहले परिवार नियोजन की ले आई होती तो फिर वो नहीं होता। तो दिव्य आत्मा है, तो ऐसी दिव्य आत्माएं भारतीय जनता पार्टी में भरी हुई हैं। आखिर कौन ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी में जो दिव्यात्मा नहीं है? वो हरिशंकर ठाकुर हैं, क्या उनसे ठाकुर हैं, उनसे लेकर और रवि किशन तक सब दिव्यात्मा ही हैं। और सबसे बड़ी दिव्यात्मा तो इस समय विदेश गए हुए हैं। उन
जो बताते हैं कि नाले से गैस बन जाती है, नाले से गैस निकलती है उससे चाय बन जाती है, तो सारी दिव्यात्माएं भरी हुई हैं। लेकिन शर्मिष्ठा जी, इन लोगों ने सारी हदें जो हैं वो पार कर दी हैं अब, और जो कपड़ों से पहचान लेते थे अब वो कपड़ों से पहचानने से आगे अब बढ़ चुकी हैं सारी बातें। कपड़ों से पहचान लेते हैं लेकिन बोहरा मुसलमानों के गले जाकर पड़ जाते हैं, ये भी देखा है। वो अमीर आता है वहाँ का, कहाँ का, कतर का आया था शायद, कतर का, कि आता है तो उसके गले पड़ जाते हैं। तो ये तो सारी दुनिया देख रही है। तो यानी जहाँ आपको कुछ आर्थिक मामला सिद्ध होते हुए दिखता है तो वहाँ आप जाके गले पड़ जाते हैं, चूँकि आपके खून में व्यापार है। तो आपके खून में अगर व्यापार है तो भाई देश को क्यों जो है वो सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हो? अपना व्यापार करो। और कोई भी व्यापारी, शर्मिष्ठा जी, ये नहीं चाहता है कि दंगा हो और उसकी दुकान जो है बंद हो जाए, 10 दिन उसकी दुकान बंद रहे या 1 महीना उसकी दुकान बंद रहे, कोई व्यापारी नहीं चाहता है। लेकिन ब्लैक मार्केटियर जो होता है वो जरूर चाहता है कि दंगा हो, ताकि वो 50 रुपये किलो, जो 40 रुपये किलो वाला आटा है वो 200 रुपये किलो बेच सके, तो वो जरूर चाहता है। तो इनके खून में, जिनके खून में व्यापार है, तो ये लगता है सब ब्लैक मार्केटियर हैं जो 40 रुपये का गेहूँ 200 रुपये किलो बेचना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरीके के माहौल पैदा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात शर्मिष्ठा जी ये है कि देखिए, इन्होंने नुकसान किसका किया है? इन्होंने मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं किया, ये नुकसान कर रहे हैं हिंदू धर्म का। ये हिंदुओं के सारे त्योहारों को एक सांप्रदायिक विद्वेष और सांप्रदायिक घृणा का अस्त्र बनाकर पेश कर रहे हैं। रामनवमी के जुलूस शर्मिष्ठा जी पहले भी निकला करते थे, लेकिन कभी कोई वारदात नहीं हुआ करती थी। अब रामनवमी का जुलूस जहाँ जहाँ निकलता है वहाँ वहाँ देखिए किस तरीके की वारदातें होना शुरू हो जाती हैं। और करने वाले कौन होते हैं ये भी मालूम पड़ता है। तो अब ये होली को भी इसी तरीके का जो है ये त्यौहार बनाना चाहते हैं। ये होली जो शर्मिष्ठा जी, हम लोगों के तो कहावत है कि होली पर दुश्मन भी जो है गले मिल जाते हैं। और तमाम होली पर शर्मिष्ठा जी जो पुरानी दुश्मनियाँ होती थी, पीढ़ियों पुरानी दुश्मनियाँ होती थी, वो भी जो थी वो दुश्मनियाँ ख़त्म कर दी जाती थी। चलो होली पर अगर गले मिल गए तो गले मिल गए, अब सारी दुश्मनियाँ समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने होली को जो है वो दुश्मनी का त्यौहार बनाकर पेश कर दिया। इस तरीके से ये लोग हिंदू धर्म का कितना अपमान कर रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं, ये हिंदुओं को समझने की बात है। और शर्मिष्ठा जी, हम लोगों ने अपने बचपन में भी होली खूब देखी है और अभी भी देखते रहे। अब जो अंतर दिखाई पड़ता है वो साफ तौर दिखाई पड़ता है। हम लोगों के बचपन में होता है, आपने भी देखा होगा शर्मिष्ठा जी, कि अगर कोई महिला जा रही है तो ये सख्त हिदायत होती है घर वालों की तरफ से, अगर कोई महिला जा रही है तो आप उस पर रंग नहीं डालेंगे। कोई अगर मुसलमान जा रहा है तो आप उस पर रंग नहीं डालेंगे, ये साफ तौर पर सख्त हिदायत होती थी। लेकिन आज अगर कोई महिला शर्मिष्ठा जी अगर निकल जाए तो आप क्या समझ सकती हैं कि वो सुरक्षित निकल जाएगी? तो ये कौन कर रहा है? ये इन त्योहारों का जो जिस तरीके से कहा जाए प्रदूषण जो है इन त्योहारों पर कौन फैला रहा है? ये प्रदूषण फैलाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरीके की नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो इन्होंने नुकसान जो किया है वो हिंदुओं का सबसे ज़्यादा किया, और सारे हमारे धर्म, मतलब हमारे धर्म के हिंदुओं के जो जितने भी त्यौहार हैं उनका इस तरीके से ये प्रदूषण उनमें फैला रहे हैं और उनका ये एक तरीके कहा जाए अपमान कर रहे हैं। तो ये नफरत में कहावत है शर्मिष्ठा जी कि पड़ोसी का हमको अपशगुन करना है तो उसके लिए अपनी एक आँख फोड़ ली। तो ये अपनी एक आँख नहीं फोड़ रहे हैं, पड़ोसी का अपशगुन करने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म की जो है दोनों आंखें फोड़ने का काम ये कर रहे हैं कि मुसलमानों की नफरत में ये नुकसान जो है ये हिंदू धर्म का और अपमान हिंदू धर्म का कर रहे हैं शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, हिंदुओं को जगाने चले थे और अब ऐसा लग रहा है कि वो पूरे हिंदू धर्म को ही खतरे में डाल रहे हैं। और होली की बात निकली है अमलेंदु जी, तो हमने तुलसीदास की भी रचनाएं पढ़ी हैं और जिस तरीके से उन्होंने सब लिखा है, या बाद में नजीर अकबर आबादी की तो खैर बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। लेकिन तुलसीदास का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अकबर के समय के, मतलब मुगल काल था, लेकिन फिर भी होली को कभी कोई खतरा नहीं हुआ। और अब जबकि पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम छेड़ी जा चुकी है, तब होली को इस तरह से खतरे का त्योहार बताने की कोशिश जो हो रही है बीजेपी की तरफ से, इसमें अब हिंदुओं को ही सोचने की बात है कि आखिर उन्होंने जिन लोगों के हाथ में सत्ता दी है उन्होंने बदले में इस देश को या यहाँ की जनता को क्या दिया है। तेजस्वी यादव का जो कल का जो बयान था, आज उनका फिर एक बयान आया, लेकिन कल के बयान पे जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं उस पर अब मनोज झा जो है राज्यसभा सांसद और प्रोफेसर हैं, काफी अच्छी बातें बोलते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद सुन लेते हैं कि आज फिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने एकता की बात जो है कही है। पहले सुन लेते हैं मनोज झा को। नहीं, आप देखिए कि एक व्यक्ति विशेष, नाम उनका संभवतः मिस्टर बचौल, क्या बयान दिया उन्होंने, उस बयान के बाद प्रतिकार नहीं हुआ। सचमुच ये मुल्क सबके खून पसीने से बना है, यहाँ की मिट्टी में सब कुछ रचा बसा। धमकी की जुबान बोल दोगे,
एक नया टेम्पलेट विकसित कर रहे हैं इस देश में। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा कि 5 हिंदू एक मुसलमान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहे। यहाँ पर मनोज झा ने साफ बता दिया कि संदर्भ क्या था और तेजस्वी यादव का बयान किस लिए सही है। अब एक बार सुन लेते हैं कि पप्पू यादव, क्योंकि वो भी बिहार की राजनीति और वो लगातार जो है उनके बयान चर्चित रहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक जो बात कही है उसमें उन्होंने किस तरह विपक्ष को ही नसीहत दे दी है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, एक बार उसको सुनते हैं। कभी भी इस देश में किसी भी पर्व धर्म पर, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, सब एक दूसरे के साथ मनाते हैं। हम अजमेर शरीफ साथ जाते हैं, हम गया साथ जाते हैं, सभी तरह के धर्मों के साथ अपो दीपो भव वसुधैव कुटुम्बकम। ये 10-11 सालों से हर बातों का तुष्टिकरण, जहाँ राजनीति होता है वहाँ हिंदू मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि आप छोड़ दीजिए। इस देश में एक छोटी जाति है ना, उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अम्बेडकरवादी लोगों को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बुद्धवादी को भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी राजनीति कम करिए। मुसलमान के हितैषी बनने की या अम्बेडकर और आरक्षण की हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। आरक्षण भी कोई नहीं छीन सकता, इस कंट्री में ये औकात नहीं है। आरक्षण पर लड़ने की जरूरत है। जाति जनगणना लेकर रहेगा, जाति ही लेके रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई बंदर या कोई ऐसी जो अपनी दुकान चलाने के लिए, जिसके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं और वो हमेशा हिंदू मुसलमान, किसी जात को गाली देना, किसी मजहब को गाली देना, धर्म को गाली देना, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गलत लोगों को और तवज्जो मिल जाती है और मुद्दों को और तवज्जो मिल जाती है। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग कभी मुद्दे पर नहीं बात करते हैं, आप तलाक पर नहीं किए, एनआरसी पर नहीं किए, सीसीए पर नहीं किए, आप वक्फ पर नहीं किए, आप मुद्दों पर तो बात करते नहीं है। जब चुनाव आता है तो बहादुर बन जाते हैं सब एक दूसरे को। यही इस धरती पर कोई भी कंट्री, मोदी जी इस कंट्री से बाहर जाते हैं, जहां जाते हैं मुसलमान जिस गल्फ कंट्री में विकास के लिए नतमस्तक नहीं होते हैं, पैर नहीं छूते हैं। शेख हसीना के साथ क्या करते हैं? दुश्मनी करते हैं, यहाँ आके मुसलमान को गाली देंगे, तो ये नहीं होता है। इसीलिए हम सलाह देंगे विपक्ष के सभी नेताओं से कि बचकोल टाइप के लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की और उसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। वो लोग चाहते ही हैं कि हम इस तरह के गंदी हरकतों से हीरो बने और अपनी दुकान चलाएं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी धर्म को आजादी है काम करने की, जीने की, चलने की, और सभी लोग एक दूसरे के साथ त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से सभी धर्मों की सुरक्षा करें, और सरकार सोए नहीं। सरकार को चाहिए कि जो भी इस तरह की बात, किसी जात के खिलाफ बात करते हैं, किसी के खिलाफ बात करते हैं, वो निश्चित रूप से हर परिस्थितियों में ऐसे लोगों पर बैन करे और ऐसे लोगों पर करे। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? यहाँ पर पप्पू यादव ने बिल्कुल अलग लाइन पकड़ी। उनका तो ये कहना है कि विपक्ष को इस बार कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सलाह उन्हीं को है कि ऐसे लोगों के ऊपर कुछ बयान ना दे और उनको हीरो ना बनाए। क्या कहेंगे आप इस बात पर? नहीं, एक हिसाब से तो उनकी बात कायदे की है संमित्रा जी, कि अब जिन्होंने बयान दिया वो ठाकुर साहब हैं या जो भी साहब हैं, अब वो इस कद के नेता नहीं है कि तेजस्वी यादव उन पर जो है कोई जवाब दें। तो ये उनकी असल में जो वहाँ चल रही है राजनीति, वो उसका भी थोड़ा इसमें पुट है। जो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में जो एक चला-चली का माहौल है, तो उसका भी एक ये असर है। लेकिन एक लिहाज से उनकी ठीक भी है प्रतिक्रिया कि भाई ठाकुर साहब ने बयान दिया तो किसी विधायक से ही अपने बयान दिलवा दिया जाता उनके खिलाफ कि ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तो ये जवाब दिया जा सकता था। तेजस्वी यादव जब खुद मैदान में आए, लेकिन तेजस्वी यादव का मैदान में आना इसलिए ज़रूरी था संमित्रा जी, वो एक पक्ष है पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पर। मुझे याद पड़ता है कि अशोक प्रधान एक हुआ करते थे बीजेपी के सांसद संमित्रा जी, और लोकसभा में बहस चल रही थी, अटल जी की सरकार थी, तो वो मुलायम सिंह यादव कुछ बोल रहे थे बीच में, वो कुछ हल्ला वल्ला मचा रहे थे। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि अरे भाई इसको जो है ये बहुत हल्ला मचा रहा है, इसको मंत्री बना दो, ये हल्ला मचाना कम कर देगा।
और उसके बाद जो थे वो मालूम पड़ा वो मंत्री बना दिए गए थे। हालांकि बाद में फिर उनको शरण में आना पड़ा मुलायम सिंह जी की, और फिर उनकी पार्टी भी ज्वाइन करनी पड़ी, फिर लौट के फिर गए वो बीजेपी में। ये सब भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये हल्ला बहुत मचा रहा है, इसको मंत्री बना देना। तो अब ठाकुर साहब जो मंत्री बनना चाहते हैं, तो चूँकि 7 मंत्री बना दिए गए बीजेपी के, वो ठाकुर साहब मंत्री नहीं बने, तो वो बताना चाहते हैं कि देखो हम भी ये काम कर सकते हैं, अकेले गिरिराज सिंह ऐसे बोलकर थोड़ी मंत्री बन सकते हैं केंद्र में, तो ठाकुर साहब भी बन सकते हैं। तो बीजेपी में तो सुमित्रा जी ये होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज़्यादा जहर उगलेगा, और जिसका जहर ज़्यादा जहरीला होगा तो उसकी तरक्की ज़्यादा जल्दी होगी। अब वो देख रहे हैं कि ऐसा जहर उगल करके लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी पार्टियों में इस तरीके से कोई होता तो पार्टी निकाल के बाहर कर देती, लेकिन यहाँ तो जितना जहर उगलोगे उतने बड़े नेता बनोगे। तो यहाँ एक होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज़्यादा जहर जो है वो फैला सकता है। तो यही बात है सुमित्रा जी कि अब वो मुसलमानों से नफरत में इतना जहर फैला रहे हैं कि सब आपस में जो है वो एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा जहर फैला सकता है। तो ये एक चल रही है, दौड़ चल रही है। तो उस दौड़ में ठीक है, वो भी हो सकता है मंत्री बनना चाहते हो और बताना चाहते हो मोदी जी को कि भाई नगीने आपने जो छांटे हैं उनसे ज़्यादा बड़ा नगीना तो मैं हूँ, तो आपने ऐसे लोगों को क्यों बना दिया मंत्री, 7 जो बना दिए, तो मुझे भी बनाओ मंत्री। तो अभी समय है थोड़ा, तो एक किसी को कम कर दो, इस्तीफा जैसे दिलीप जायसवाल से लिया जा सकता है, सम्राट चौधरी से इस्तीफा ले लो, लेकिन मुझे मंत्री बनाओ चूँकि मैं ज़्यादा काम का आदमी हूँ। तो हो सकता है ये बताना चाहते हो। तो मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो भाषा से भी मोदी जी पहचान ही लेते हैं, तो हो सकता है इनको पहचान ले मंत्री बनवा दें नीतीश कुमार से कहकर। तो ये हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव का बोलना इसलिए ज़्यादा जरूरी था कि अगर सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, कानून व्यवस्था को खुलेआम अगर चुनौती दे रहा है, तो उस राज्य का मुख्यमंत्री खामोश क्यों है। और अगर मुख्यमंत्री खामोश है तो ये समझा जाएगा कि इस तरीके की बातों को उस मुख्यमंत्री का भी समर्थन है। तो तेजस्वी का बोलना इसलिए ज़रूरी था कि नीतीश कुमार, और ये कहा तेजस्वी ने, हम लोगों ने सुनी भी बात कि मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए हैं, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। और ये तो विधानसभा में भी उन्होंने कहा था ये पीछे बैठे हुए ठाकुर साहब ये जो कुछ बोल रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी काहे आप जो है कुछ नहीं बोलते हैं, ये कहा उन्होंने तेजस्वी ने। तो तेजस्वी का बोलना इसलिए ज़रूरी था कि नीतीश कुमार जो है वो बेनकाब हो कि सत्ता के साथ समझौते करने, मतलब सत्ता के लिए समझौते करने के लिए किस तरीके से बीजेपी के चरणों में लेट रहे हैं नीतीश कुमार, ये जाहिर करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा। वरना वो उन ठाकुर साहब की इतनी हैसियत नहीं है कि तेजस्वी इनके ऊपर कोई बयान दें। जी सर जी बिल्कुल, आपने दोनों ही पक्षों को काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। और जो बात आपने कही उसमें काफी दम भी है, क्योंकि अभी दिल्ली चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से टिकटें भी बटी, उसमें कपिल मिश्रा भी मंत्री बन गए, रमेश सिंह बिधूड़ी नहीं बने, वो हार गए, वरना वो भी मंत्री बन जाते या हो सकता है मुख्यमंत्री बनते। लेकिन मुख्यमंत्री भी जिनको बनाया गया है उनका भी जो पूरा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड वो बता रहा है कि कौन किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा और राजनीति में कहां पर ऊपर चढ़ेगा। ये बीजेपी में बिल्कुल क्लियर एजेंडा या उसका मापदंड जो है वो बिल्कुल तय है। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह बीजेपी जो है मुसलमानों से जो नफरत को एक बढ़ावा दे रही है, और उसके पीछे मकसद शायद यही है कि जो 400 पार का नारा देके संविधान को नहीं बदल पाई थी बीजेपी, अब उसकी वो जो कसक है मन में उसको वो किसी तरह से पूरा करना चाहती है। तो उसके लिए वो पिछले दरवाजे से घुस रही है, या जिसको हम चोर दरवाजा भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी न केवल होली को लेकर बाकी बातें भी, अभी जैसे रघुराज सिंह का जो बयान था, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हिजाब पहनकर निकल जाएं, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एएमयू में राम मंदिर बनना चाहिए और मैं पहली ईंट मैं रखूंगा। यानी अब वो एक राम मंदिर काफी नहीं है यूपी में या देश में, अब वो दूसरा एक और एएमयू में राम मंदिर बनाना चाहते हैं। उधर केतकी सिंह विधायक हैं बलिया में, वो कह रही है कि मेडिकल कॉलेज जो बने उसमें अलग वार्ड मुसलमानों के लिए हो। हालांकि हमें नहीं मालूम कि ये केतकी सिंह को कभी जरूरत पड़ी हो डॉक्टरों की, ना पड़ी हो, लेकिन तब वो इलाज भी मुसलमान डॉक्टर है कि नहीं है, या जो दवा आ रही है जिस दुकान से वो मुसलमान की है कि नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी इस पर विचार किया है कि नहीं, ये हमको नहीं पता। लेकिन ये जो एक अब बात नहीं हो रही है कि अब अस्पताल में भी आप मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की बात हो रही है। और इधर दत्तात्रेय होसबोले जो हैं, अब वो इंडिया और भारत के विवाद पर उतर आए हैं। और मतलब उन्होंने अब कल एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों, ये कहीं और नहीं होता, हमारे देश में ही होता है, तो ये बदलना चाहिए। और हम सुन लेते हैं एक बार कि क्या कुछ कहा दत्तात्रेय होसबोले ने, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माफ कीजिए, दत्तात्रेय होसबोले का नहीं बयान है, लेकिन उनके इस बयान पर सीपीआई के एमपी हैं संतोष कुमार, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उनको हम सुन लेते हैं। क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले ने कल के जो कार्यक्रम में कहा
कि अब इंडिया नहीं, हमको भारत ही चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये गलत है, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। तो एक बार हम सुन लेते हैं कि सीपीआई यानी माकपा के सांसद जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। And tell them to remove the term RSS. These are all English alphabets, no? Why should they keep these English alphabets in their name? Tell them RSS. Is this Indian alphabets? Hindi alphabets? Tamil alphabets? No? So tell them to remove, change all these alphabets first. RSS. Nothing more. So this is a settled position. The Article 1st of the Constitution of the Constitution clearly speaks about the name of the country. It is India that is valid. It's over. So there is no point in making it a controversial subject. RSS is an outdated organization which has no faith in Constitution and speech. So they want to open up new areas of, not debate and discussion of controversy. Nothing more. यहाँ पर अमरिंदर जी, संतोष जी कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो आउटडेटेड है और उसको कोई मतलब ना विमर्श के लिए ना डिस्कशन मतलब विचार के लिए कोई उसको मुद्दा नहीं चाहिए, उसको केवल कंट्रोवर्सी यानी विवाद के लिए मुद्दे चाहिए। और ये जो एक बयान है और उस पर उन्होंने आरएसएस पर ही कह दिया है कि आप ये आरएसएस ये तीनों इंग्लिश लेटर्स हैं, इनको आप हटा दीजिए और उसके जगह आप कुछ और ले आइए, मतलब जो अपना हिंदी व या भारतीय भाषाओं में से किसी को वो कर लीजिए। तो ये जो बात है, क्योंकि अनावश्यक विवाद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, तो हमको इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। और आप याद कीजिए तो जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तब से ये जो बीजेपी की बेचैनी शुरू हुई है, और मोदी ने उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ऑफ इंडिया मतलब प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये इस तरह से G20 में लिखाया गया था उस समय, तब भारत बहुत हो गया था। क्या कहेंगे, अभी जो संघ ने फिर से कोशिश की है, 100 साल होने जा रहे हैं संघ के, क्या उसको अभी तक इतना यकीन नहीं है अपने दम पर, अपनी संस्कृति यानी जो सांस्कृतिक संगठन वो बताता है, या मोदी को तीसरे कार्यकाल में अभी भी बहुत डर लग रहा है, खास तौर पे जब वक्फ संशोधन की बात आ रही है और उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से जिस तरह से अब मुसलमानों ने अपील की है कि भाई आप लोग इस पर विचार करिए, अब क्या ये डर की वजह से ये सारी चीजें और शुरू हो रही है? देखिए समिता जी, डरे हुए तो मोदी जी भी बहुत हैं, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी भी बहुत है और आरएसएस भी डरा हुआ है। और डरा हुआ व्यक्ति समिता जी लोगों को ज़्यादा डराने की कोशिश करता है, तो आरएसएस भी अब जो वही डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये इंडिया बनाम भारत का मसला जो है आरएसएस के लिए कोई पुराना नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि मोहन भागवत का मुझे भी ध्यान पड़ता है कि एक बार बयान आया था कि वो रेप जो है वो इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते। ये बहुत पहले उनका एक बयान आया था, मुझे ध्यान पड़ रहा है। और उसके बाद फिर जब इंडिया का गठबंधन बना तब फिर ये बताया जाने लगा कि इंडिया क्यों और भारत क्यों, और रिपब्लिक ऑफ भारत जो है वो, हमारे उपराष्ट्रपति भी कहने लगे रिपब्लिक ऑफ भारत क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें सब शुरू हो गई थी और वो सब जगह कहा जाने लगा। लेकिन समिता जी ये सवाल तो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि कई तरीके के इंडिया की कार्यक्रम तो वो बना चुके हैं, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फ्रॉम इंडिया, और नाचेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया, यानी क्या क्या इंडिया तो मोदी जी सब बता चुके हैं। तो ये इंडिया मोदी जी को इतना पसंद क्यों है? और फिर जुबान से जो इंडिया शब्द निकलना भी भूल गए। फिर अब इंडिया नहीं, अब मीडिया को कहा गया है कि इंडिया एलायंस मत कहो, इंडिया एलायंस कहो। तो इतना खतरा तो आप आखिर क्यों? तो अगर आपको इंडिया बनाम भारत इतनी अच्छी पसंद है कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, तो ये आपने मीडिया से क्यों कहते हैं कि भाई इंडिया एलायंस का बोल दे, तो फिर उसको इंडिया, अगर इतना ख़राब लगता है आपको। तो यानी ये कई तरीके की भाषा में बोलते हैं आरएसएस के लोग समिता जी, और असली मकसद इनका ये होता है कि ये इस तरीके की भाषा में 20 जुबान में बात करें ताकि लोग इनका असली मकसद जो है वो समझ ना पाएँ, उसको पहचान ना पाएँ कि ये करना क्या चाहते हैं। ये इनकी पुरानी रणनीति रही है, हर मुद्दे पर ये इसी तरीके की बातें करते हैं। तो यहाँ भी जो दत्तात्रेय होशबोले बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, और इस तरह की बातें आरएसएस पहले भी करता रहा है और फिर उसके बाद पलटता भी रहा है। तो ये इनके सब में रहा है। अब हिंदू कौन है, इसी को लेकर मोहन भागवत के कम से कम 25 तरीके के बयान हैं कि हिंदू कौन है। इसको लेकर सावरकर हिंदू किसी को बताते हैं, गोलवलकर किसी को बताते हैं, मोहन भागवत 25 तरीके से बता चुके कि हिंदू कौन है। कभी बताते हैं कि पूरा इस भूभाग में रहने वाले हिंदू हैं, फिर बताते हैं कि सनातन धर्म जो है वो हिंदू है। अगर सनातन धर्म हिंदू है तो फिर ब्रह्म समाज और आर्य समाज ये सब क्या है, ये हिंदू नहीं है क्या? अगर सनातनी केवल हिंदू हैं तो यहाँ भी तो कई सेक्ट हैं, चारवाक को मानने वाले हैं, श्रमण परंपरा के लोग हैं, तो क्या वो सब हिंदू नहीं है? तो यह आप आ गए थे बीच में सनातनी परंपरा के, सनातन सब कुछ है। तो सनातनी परंपरा के खिलाफ तो जितना स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है और बोला है समिता जी, उतना तो कोई विधर्मी भी नहीं बोल सकता सनातन धर्म के खिलाफ, और वे हिंदू धर्म से ही आते थे। और एक समय में अगर देखा जाए समिता जी, गुजरात से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा तक आर्य समाज का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था इस सनातन धर्म के खिलाफ।
तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो एक परिष्कार की चीज़ें चलती हैं, समय समय पर परिष्करण होता है हमारा, कि हम अपनी जो कमजोरियां होती हैं उसको ठीक करते हैं। और कोई भी धर्म संहिता जी वो तभी लंबे समय तक चल सकता है जब वो अपने अंदर सुधार करता है, कि कोई चीज़ें गलत अगर हो रही हैं तो उसको सुधार किया है। जाति प्रथा को लेकर कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती थी और उनका धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र आया तो उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए, कानून बने उस तरीके से, तो उसके बाद उसमें चीज़ें आई। लेकिन उससे पहले ही, स्वतंत्र होने से पहले ही महात्मा गांधी का जिस तरीके का आंदोलन था, उनके जो अनशन होते थे तो वो हिंदू धर्म में सुधार के लिए ही होते थे, कि जो कमजोरियां हैं उसको ठीक किया जाए। तो ये चीज़ें एक सतत प्रक्रिया वो चलती रहती है। लेकिन ये उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं, ये उसी तरफ ले आना चाहते हैं जो हिंदू धर्म की जो कमजोरियां नहीं हैं उनको ये बढ़ाना चाहते हैं, उस मनुवादी व्यवस्था को, मनुस्मृति व्यवस्था को ये लागू करना चाहते हैं। तो ये जो इस एक तरीके से कहा जाए मित्रा जी कि ये हिंदू धर्म का ही, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये हिंदू धर्म का ही कर रहे हैं और उस पर ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जी, और इन लोगों का बस चले तो देश में वो सती प्रथा को भी फिर से शुरू करा देंगे, क्योंकि ये भी हमारी परंपराओं का हिस्सा रही है। तो इनके हिसाब से राजा राममोहन राय भी देशद्रोही थे, क्योंकि उन्होंने इन सारी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। तो पूरे इस तरह का जो माहौल बीजेपी बना रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सत्ता पर किसी भी तरह काबिज हो, मतलब होने के लिए और सत्ता को अपने काबू में रखने के लिए बीजेपी ये सारे हथकंडे अपना रही है। और अभी औरंगजेब को लेकर भी जो बयान आया, उसमें भी तमाम बातें अब कब्र को लेकर रहने, खुद देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद हटाना चाहता हूं, लेकिन एएसआई के कानून उसमें जो है वो आड़े आ रहे हैं। मनोज मुंतशिर जो अपने आप को बड़ा लेखक कवि बताते हैं, उन्होंने तो उस पर कब्र पर शौचालय बना दो ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये हिंदुस्तान जो है वो हमारे बाप का है, यानी वो बिल्कुल अपना ही हक यहाँ पर जता रहे हैं। ये इस तरह की बातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को इसमें दिखाई देना चाहिए कि ये इनके ऊपर मामले दर्ज होने चाहिए। अब ये कब होंगे पता नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का एक और बयान आखिर में हम सुन लेते हैं अमलेंदु जी, जिससे काफी उम्मीदें बन रही हैं कि बिहार में किस तरह से तेजस्वी यादव माहौल को अच्छा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव का एक और बयान। देखिए, हमारा देश जो है गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला देश है। राम हो रहीम इनको मानने वाला देश है। भाईचारा बना करके रखना है, शांति अमन रखना है, यही होना चाहिए, तभी देश प्रगति करेगा। यहाँ पर उन्होंने सीधा गणित बता दिया कि देश प्रगति कैसे करेगा। और ये बहुत जाहिर सी बात है जो आपने पहले भी कहा कि कोई व्यापारी नहीं चाहता कि दंगे हों और उसको नुकसान हो। और हम ये देख रहे हैं कि अभी पीछे जितना भी ये सब विदेशी निवेश निकाला गया है, उसमें ये बात सामने आई है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा जो है वो भारत पर कम हुआ है, इसीलिए हमारे शेयर बाजार से पूंजी चले गई। और हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे 90 लाख करोड़ तक का नुकसान जो है वो निवेशकों को हुआ। तो मोदी की जेब से तो कुछ नहीं गया और उनके झोले में क्या कुछ है हमको नहीं मालूम, लेकिन ये जिस तरीके से देश का नुकसान करा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष को और क्या कुछ करना चाहिए। तेजस्वी यादव इस समय मोर्चे पर दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी करते हैं, ममता बनर्जी भी करती है, लेकिन अब इन लोगों को क्या कुछ और अपनी गतिविधियां जो है इसमें तेज करनी चाहिए। देखिए सविता जी, एक तो विपक्ष को सबसे पहले जो उसका अपना मतदाता वर्ग है, उसका जो कार्यकर्ता है, उसको एक मुझे लगता है कि मैं लंबे समय से बात कहता रहा हूँ कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो चलाना चाहिए और वैचारिक तौर पर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी विचारधारा क्या है, और वो हम अपने मतदाता को भी उसको समझाएंगे और अपने कार्यकर्ता को भी हम समझाएंगे। देखने में ये आता है समित्रा जी कि किस तरह, मतलब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, उनका बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहा होता है, तो ऐसे तो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं और क्या है। तो इस तरह की चीज़ जो कमजोरियां हैं, मतलब जो राजनीतिक दलों की, और कभी कभी ये मजबूरियां होती हैं कि भाई ठीक है हमको बहुत से लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, लेकिन जैसा राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि जो बीजेपी से मिलेंगे उनको निकाल के बाहर करेंगे, तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर निकाल के बाहर कर देना चाहिए जो आपको नुकसान किसी तरीके से पहुंचाते हैं। तो कार्यकर्ता का प्रशिक्षण समिता जी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की असल में असली पूंजी क्या है? उसकी असली पूंजी यही है कि उसका एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है। जब से बीजेपी बनी है, उससे पहले जब से जनसंघ था या जब से आरएसएस बना, तब से उसका एजेंडा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटना। और ये 100 साल में आरएसएस ने अपना एजेंडा छोड़ा नहीं है।
बीजेपी ने भी तमाम बार समझौते किए, मगर वो अपने कोर एजेंडे से नहीं हटी कि उसको समाज को विभाजित करना है। वो उस पर रही हिंदू मुसलमान को लेकर, और आज भी देखिए उसके लोग नीतीश कुमार साथ में हैं, चंद्रबाबू नायडू साथ में हैं, चिराग पासवान साथ में हैं, तमाम लोगों के साथ मिलकर सरकार चल रही है, लेकिन वो एजेंडा उनका जो है पीछे नहीं छूटा है। ये लगातार देखने में आ रहा है। तो अगर बीजेपी अपना एजेंडा नहीं छोड़ सकती है तो दूसरे लोग अपना एजेंडा क्यों छोड़ सकते हैं? और इसीलिए यहाँ पर ये लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से खुलकर बात कर रहे हैं, अपने एजेंडे पर कायम है, डटे हुए हैं, तो राहुल गांधी का जो एजेंडा है, तो अब ये कांग्रेस के जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी के इस एजेंडे पर अपने मतदाताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को सजग करे और ये तैयार करे कि कहीं भी अगर सांप्रदायिक स्तर पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है, समाज में वैमनस्य फैलाने की अगर कोशिश की जाती हैं, तो उनका मतदाता, उनका कार्यकर्ता सड़क पर निकलकर उसका मुकाबला करेगा और सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं देगा। क्योंकि अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है समिता जी, तो ये नुकसान सिर्फ उस शहर का या उस स्थान का नहीं होता है, दरारें पड़ती हैं, और अगर समाज में दरार पड़ती है समिता जी, तो ये दरार देश में पड़ती है और देश टूटा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करती है, तो ये नुकसान देश का कर रहे हैं। देश तोड़ने की पटकथा जो है ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं समिता जी। जी बिल्कुल, और पटकथा पर बहुत कामयाबी के साथ ऐसा लग रहा है काम भी हो रहा है। बीजेपी पूरी मुस्तैदी से लगी है, और मोदी विदेश गए तो इधर उनके बाकी सेकंड लाइन के लीडरों ने मोर्चा संभाल लिया, और मुसलमानों के लिए जितनी नफरत भरी बातें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में विपक्ष को क्या कुछ करना चाहिए, ये भी अमलेंदु जी ने बता ही दिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष यानी इधर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन और राहुल गांधी, ये तमाम नेता मिलकर अपने कार्यकर्ताओं को सिखाएं, और व्हाट्सएप जिसका इस्तेमाल बीजेपी और दक्षिणपंथी लोगों ने पूरा जहर फैलाने के लिए देश में किया, उसी व्हाट्सएप या उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये लोग भी कर सकते हैं अच्छी बातें प्रसारित करने के लिए, और देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके बारे में नए सिरे से लोगों को बताने के लिए। तो ये काम जितने जल्दी होगा उतना बेहतर देश के हित में होगा। तो अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।